नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। किसानों ने ऐलान किया है कि वो सोमवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल कर सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे। किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि आगे भी आंदोलन ऐसे चलता रहेगा। सोमवार को किसान जिला स्तरीय प्रदर्शन कर कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। किसानों ने एक बार फिर सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी को लेकर भी नया कानून लेकर के आए। जब तक एमएसपी पर नया कानून नहीं आएगा, उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। किसान नेताओं ने दावा किया है कि आंदोलन में शामिल तमाम किसान संगठन एकजुट है। किसान संगठनों के बीच किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। किसान संगठनों का कहना है कि देश का हर नागरिक इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, लिहाजा किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। अराजक तत्वों का किसान आंदोलन में कोई स्थान नहीं। किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो किसानों के समर्थन में सोमवार को एक दिन का उपवास रखेंगे। उन्होंने लोगों से भी उपवास रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सब लोग अपने घर में एक दिन का उपवास रखें और किसानों की मांग का समर्थन करें। केजरीवाल ने कहा कि देश के कई खिलाड़ियों ने किसानों का समर्थन किया है। क्या वे एंटी नेशनल हैं? डिजिटल कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि यहां पर बहुत से पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। क्या वे सभी लोग एंटी नेशनल हैं? केजरीवाल ने कहा कि जब हम अन्ना आंदोलन कर रहे थे तब रामलीला मैदान में आंदोलन हो रहा था, तो हमारे खिलाफ भी ऐसे ही साजिश की जा रही थी। कांग्रेस की तरफ आज बीजेपी भी किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। किसान आंदोलन का समाधान निकालने के लिए सरकार की नई रणनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की है। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद रहे। सरकार के आगे यूपी के किसानों के तेवर ढीले पड़े। नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाला चिल्ला बॉर्डर 12 दिन से बंद था, जो अब खुल चुका है। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से राजनाथ सिंह और नरेंद्र तोमर ने मुलाकात की थी, जिसके बाद किसानों ने बॉर्डर का रास्ता खोल दिया। सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसान संगठनों ने बातचीत से इनकार कर दिया है। किसानों ने कहा कि सरकार पहले तीनों कानूनों को रद्द करे, इसके बाद बातचीत होगी। कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद नायब सिंह सैनी ने पीपली के विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसान आंदोलन को कांग्रेसी और देश विरोधी ताकतों ने हाईजैक कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है और मोदी सरकार का 2 साल में किसानों को आय दोगुनी करने का वादा निश्चित तौर पर पूरा होगा। सांसद नायब सैनी ने कहा कि पंजाब किसानों की लड़ाई लड़े, लेकिन कम से कम हमारे हरियाणा के किसानों को उनका हक एसवाईएल का पानी तो दे। किसानों के चल रहे आंदोलन को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत से ही मामला सुलझेगा। किसानों को अपनी जिद छोड़नी चाहिए। कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार ने यह कानून बनाए हैं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसान भोले भाले हैं, उन्हें विपक्षी भड़का रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि हरियाणा में 10 लाख के लगभग छात्र हैं, सभी का एक साथ कोरोना टेस्ट संभव नहीं है। मृतक किसान को श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उझाना गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक किसान के परिवार को सांत्वना दी। नरवाना में 8 दिसंबर को भारत बंद के दौरान किसान धरने पर बैठे थे, जिसमें किसान किताब सिंह चहल की मौत हो गई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसान स्वार्थ के लिए आंदोलन में नहीं गए थे, अपनी कौम के लिए गए थे। इतनी ठंड में किसान कष्ट में हैं, अब सरकार को इनकी बात मान लेनी चाहिए। साथ ही हुड्डा ने सरकार से मृतक किसान के परिवार को एक नौकरी और मुआवजा देने की मांग की है। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलने के बाद भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ग्रुप हरियाणा के प्रधान गुनी प्रकाश ने कहा कि जिन कृषि बिल को लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कृषि बिल किसान हितैषी है। गुनी प्रकाश ने कहा कि ये किसानों के लिए काला कानून नहीं बल्कि आजादी का रास्ता है और इसलिए हमने हरियाणा के प्रदेश के सभी जिलों में डीसी को ज्ञापन भी दिया है। कुछ लोग किसानों को बांटकर राजनीति कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जो कानून सरकार अब लेकर के आई है, ये कानून हमारी बहुत पुरानी मांग थी। इन कानूनों से किसान को आजादी मिलेगी। साथ ही कृषि कानूनों पर सहमति जताते हुए उन्होंने कहा कि जिस कृषि कानून का विरोध हो रहा है, वो कृषि कानून विरोधी बिल नहीं है, बल्कि किसानों की आजादी का रास्ता है। दिल्ली नोएडा जिला बॉर्डर खोल दिया गया है। अब इसी जगह एक साइड पर किसानों का प्रोटेस्ट चलता रहेगा। ये बॉर्डर खुल जरूर गया, लेकिन प्रशासन ने नोएडा से दिल्ली आने वाला ट्रैफिक नहीं खोला है। नोएडा से दिल्ली आने वाली सड़क से अब बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। प्रोटेस्ट साइट पर मौजूद किसान नेता का कहना है कि लोगों को परेशानी को देखते हुए रास्ता खोलने का फैसला लिया गया। टोहाना के गांव फतेहपुरी के किसानों ने गांव में बैठक के बाद राजनेताओं के गांव में एंट्री बैन के पोस्टर चस्पा दिए हैं। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। किसान नेता का कहना है कि गांव के हर वर्ग के लोगों ने बैठक की, जिसके बाद सर्वसम्मति से किसान आंदोलन का समर्थन किया गया और फैसला लिया गया कि किसी भी पार्टी के नेता को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। किसान नेता ने कहा कि जो भी नेता जबरन गांव में आएगा, उसके साथ जो भी होगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। किसी भी पार्टी के नेता किसानों का साथ नहीं दे रहे हैं। फतेहाबाद में पंचनद सदन का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑनलाइन शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सदन को बनाने के लिए 21 लाख रुपए सरकार की ओर से देने की भी घोषणा की। इस अवसर पर पंचनद स्मारक ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष और थानेसर से विधायक सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। फतेहाबाद में यह भवन 10 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने शुरुआत में 11 लाख रुपए सरकार की तरफ से देने की घोषणा की है, लेकिन थानेसर के एमएलए सुभाष सुधा के आग्रह करने पर मुख्यमंत्री ने इस राशि को बढ़ाकर के 21 लाख रुपए कर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना और किसान आंदोलन के चलते मुख्यमंत्री काफी व्यस्त थे, इसलिए ऑनलाइन माध्यम से ही शिलान्यास किया गया। आपको बताएं कि सरकार की ओर से पंचनद सदन को लेकर जमीन भी उपलब्ध कराई गई है। संसद की बरसी पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। लिखा कि आपकी शहादत हम सभी को सदा मातृभूमि की रक्षा और उन्नति के लिए प्रेरित करती रहेगी। गुरुग्राम के युवा बीजेपी नेता नवीन गोयल ने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ संसद पर हमले में शहीद होने वाले को शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि संसद पर हमले को 19 साल बीत चुके हैं। ये दिन हमारे देश के लिए काला दिन कहा जा सकता है। नवीन गोयल ने कहा कि साल 2001 में देश की संसद पर हुए आतंकी हमले में दिल्ली पुलिस के 6 जवान, संसद के 2 सुरक्षाकर्मी और 1 माली शहीद हुए थे। उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि संसद पर हमले जैसा दिन भारत में कभी ना आए। साथ ही कहा कि ये भी हमारे लिए गौरव की बात है कि पिछले 6 साल में देश के भीतर कोई आतंकी हमला नहीं हो पाया। कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अंबाला सिविल अस्पताल से पीजीआई रोहतक शिफ्ट किया गया है। उन्हें संस्थान के स्पेशल वार्ड में भर्ती किया गया है। पीजीआई ने हेल्थ बुलेटिन जारी कर कहा है कि जब तक स्वास्थ्य मंत्री की कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती, तब तक उनसे मिलने अस्पताल में न आए। स्वास्थ्य मंत्री के इलाज के लिए डॉक्टरों की एक टीम का गठन कर दिया है, जो उनके स्वास्थ्य को लगातार निगरानी करेगी। पानीपत में 20 साल बाद एबीवीपी का 52वां अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन समारोह में प्रदेश भर से आए छात्रों और छात्राओं ने एक दूसरे से मिलकर उनके ज्ञान हासिल किया। इस अधिवेशन में शिक्षा जगत से जुड़ी समस्याओं के प्रस्ताव को पारित सरकार के समक्ष भेजा गया। एबीवीपी के 52वें अधिवेशन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रमेश चंद्र कोहड़ पहुंचे। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिवेशन से राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है। यदि छात्र साइंटिफिक तरीके से काम करे तो देश के विरुद्ध काम करने वालों के साथ काम नहीं करेगा और देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगा। मौके पर पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उन्होंने भी लंबे समय तक काम किया है। 2004 से जो उन्होंने निरंतर काम किया, उन दिनों को याद करने का मौका मिला। निर्वाचन पंजीयन अधिकारी एवं एसडीएम शशि वसुंधरा ने गुहला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बीएलओ से मतदाताओं द्वारा वोट बनवाने, कटवाने, संशोधन करने के जैसे मामलों में कोई दिक्कत न हो, इसके बारे में जानकारी दी।
टोहाना में बेसहारा लोगों के लिए नगर परिषद में बने रैन बसेरों की हालात दयनीय हो चुकी है। नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही के चलते रैन बसेरे में जहां गंदगी का आलम है, वहीं सुविधाओं का भी अभाव है। रैन बसेरों में कंबल, रजाई और पानी की व्यवस्था भी पूरी तरह से नहीं है, जिसके चलते लोग रैन बसेरों में नहीं आ रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि जल्द व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया जाएगा। पिछले साल विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान अव्यवस्था देखने को मिली थी। लापरवाही के बाद भी रैन बसेरे की व्यवस्था में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। सिरसा के सभी गांवों और शहरों के बूथों पर बीएलओ की तरफ से नए वोट बनाने और संशोधन के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। दूसरे दिन में सभी जगहों पर बीएलओ ने नए वोट बनाए। नए वोट बनवाने के लिए युवाओं में भी उत्साह देखने को मिला। 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवाओं के पहचान पत्र भी बनाए जा रहे हैं, जो अगले चुनाव के दौरान अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। फरीदाबाद का जेसी बोस वाईएमसी यूनिवर्सिटी परिसर जल्द ही सौर ऊर्जा पर चलेगा। यूनिवर्सिटी ने ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत से स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम उठाते हुए सोलर एनर्जी कंपनी के साथ समझौता किया। समझौते के मुताबिक यूनिवर्सिटी में 266 किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप एसपीवी पावर का प्लांट लगाया जाएगा और सौर ऊर्जा का विकल्प चुनने पर यूनिवर्सिटी की सालाना कम से कम 20 लाख रुपए की बचत होगी। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कहना है कि ये यूनिवर्सिटी के लिए पूरी तरह से निःशुल्क होगा। सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, संचालन और रखरखाव की लागत कंपनी वहन करेगी। इसका मकसद ग्रीन कैंपस पहल को बढ़ावा देना होगा। प्रदेश के युवाओं को हरियाणा सरकार की ओर से मनोहर सौगात मिलने जा रही है। करनाल में ड्राइवर एंड रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण कार्य जल्दी से चल रहा है। इस सेंटर में भारी और मध्यम के साथ हल्के वाहन चालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस सेंटर के बनने से प्रदेश के सभी जिलों, खास करके करनाल, पानीपत, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के युवाओं को फायदा मिलेगा। करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि ये इंस्टीट्यूट 9.25 एकड़ में बन रहा है और इसके निर्माण पर लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि सीएसआर नीति के तहत होंडा कंपनी के सहयोग से इसे तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा रिसर्च का कार्य भी किया जाएगा। आपको बताएं कि अत्याधुनिक सुविधाओं का ये प्रदेश का अपनी तरह का पहला इंस्टीट्यूट होगा। कोसली से अंडरपास बनवाने को लेकर के सांकेतिक धरना शुरू किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य लोगों ने धरना स्थल पर पहुंच करके धरने को समर्थन दिया। धरने पर बैठे पूर्व कमांडेंट ओम प्रकाश यादव ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को रेलवे लाइनों से होकर के बाजार जाना पड़ता है, जिसमें जोखिम भरा काम होता है। उनका यह भी कहना है कि 2 साल से अंडरपास बनाने की मंजूरी सरकार की ओर से दे दी गई है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने 5 लाख रुपए भी दे दिए हैं, लेकिन फिर भी रेलवे विभाग अंडरपास बनाने की मंजूरी नहीं दे पाया है। ओम प्रकाश यादव का कहना है कि अंडरपास नहीं बनने से 30 गांव के लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है और रेलवे लाइनों से होकर के गुजरना पड़ता है, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। भवानीखेड़ा नए वार्ड नंबर 12 में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से गुरुद्वारे के पास की गली में जलभराव हो गया, जिससे पास के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहरवासियों का आरोप है कि उन्होंने इस परेशानी से प्रशासन को कई बार अवगत भी कराया, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। शहरवासियों को कहने कि पानी के जमा होने से आसपास के घरों में बीमारी के फैलने का भी खतरा बना हुआ है, लेकिन फिर भी इस परेशानी को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। प्रदेश में कोविड-19 के कारण बंद पड़े स्कूलों में एक बार फिर से क्लासों को लगाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश सरकार ने 14 दिसंबर से 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को शुरू करने का फैसला लिया है। अब पहले 10वीं और 12वीं की कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसके एक सप्ताह बाद 9वीं और 11वीं की कक्षाओं को खोलने का फैसला लिया गया। स्कूलों में आने वाले सभी बच्चों को डॉक्टरों से प्रश्न लेकर के आना होगा, जिसमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होने पर ही स्कूलों में एंट्री दी जाएगी। मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। चरखी दादरी पुलिस ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस ने बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने वालों पर कड़ी नजर रखी और चालान काटे। पुलिस इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान काटे हैं। उन्होंने बताया कि दुकानों, मोटरसाइकिल और बसों में जो लोग मास्क नहीं लगा रखे थे, उनके चालान काटे गए। इसके साथ ही ऐसे लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया। जिला भर में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए सीआईए पुलिस ने करीब 5 लाख रुपए की अफीम बरामद की है। इसके साथ ही 2 तस्करों को भी काबू किया है।
सीआईए सिरसा के प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार ने बताया कि पुलिस टीम ने गश्त के दौरान सूचना उन्हें मिली थी, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई की और आरोपियों की अफीम सहित धर दबोचा। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान दिलप्रीत सिंह उर्फ गोना के रूप में हुई है, जिससे पूछताछ के बाद उनके साथियों के बारे में भी पता चला है जो इस आरोप में शामिल हैं, उनकी तलाश की जा रही है। टीम ने बताया कि टीम को एक और सफलता मिली है, जहां टीम पर जानलेवा हमला करने की कोशिश में 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सीआईए सिरसा की टीम पर चेकिंग के दौरान टाटा सफारी गाड़ी में सवार 2 बदमाशों ने जान से मारने की नियत से गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी। बताया जा रहा है कि गाड़ी में गैरकानूनी सामान रखे हुए थे। सिरसा के मालगोदाम रोड स्थित एक कबाड़ की दुकान को चोर बार बार अपना निशाना बना रहे हैं। चोरी की वारदात को चोर हर बार एक ही तरीके से अंजाम दे रहे हैं। चोर छत से उतर करके दीवार में सुराग करते हैं और कबाड़ से कॉपर और अन्य महंगे सामान पर हाथ साफ करते हैं। इस बार भी चोरों ने उसी तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने एक दुकान से दूसरी दुकान में सुराग किया और सामान उठाकर के ले गए। दुकानदार का कहना है कि पहले भी चोर कई बार इसी तरह से चोरी कर चुके हैं। साथ ही चोरों ने चोरी करने के बाद कैमरे और डीवीआर भी अपने साथ उड़ा ले गए। मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी का कहना है कि उनके पास अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है लिखित में। उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत मिलती है तो चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिरसा में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई मृतका के पिता के बयान के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मृतका के परिजन नागरिक हॉस्पिटल पहुंचे और इंसाफ की मांग की। पिता ने बताया कि उसकी बेटी घर पर अकेली थी। उस वक्त घर पर 2 पहचान के शख्स आए और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। मामले में थाना प्रभारी देवीलाल ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। करनाल में कुंजपुरा के पास सड़क हादसा हो गया, जिसमें 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक हवाई अड्डे के पास फैक्ट्री में काम करता था और बाइक से घर जा रहा था। रास्ते में दूसरी साइड से आ रही बाइक से टक्कर हो गई। हरियाणा जन चेतना पार्टी ने नगर निगम चुनावों के लिए अपने दौरे शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला में 3 चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने बलदेव नगर, नावेल्टी रोड और अनाज मंडी में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और वार्ड वासियों ने फूल मालाएं पहनाकर विनोद शर्मा का जोरदार स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए विनोद शर्मा ने कहा कि अंबाला नगर निगम का करीब 1500 करोड़ रुपए का बजट है और अब फैसला अंबाला की जनता को करना है कि उन्हें वो लोग चाहिए जो कि बजट को अपने पर खर्च करेंगे या फिर हरियाणा जनचेतना पार्टी को ताकत देनी है जो कि अंबाला के विकास के लिए काम करने के लिए काम करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने जनता से वादा किया कि अगर अंबाला की जनता ने निगम चुनावों में ताकत दी तो निश्चित तौर पर अंबाला के युवाओं को रोजगार दिलाया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने वार्ड के लोगों से जनचेतना पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की, तो वो वहीं शहर की सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए। सिरसा में कोरोना के 17 नए केस मिले। जिले में टोटल केस का आंकड़ा 7,712 हो गया है। 28 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। सिरसा में अब एक्टिव केस 235 है। कुल मौत का आंकड़ा 111 हो गया। डिप्टी सीएमओ ने बताया कि जिले में रिकवरी रेट 95% है। देश में करीब 24 घंटे में 30,354 नए केस मिले। 391 मरीजों की मौत हुई है। 98,97,000 से ज्यादा टोटल केस हुए हैं। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा 24 घंटे में सामने आए। 1,000 नए केस, 47 लोगों की हुई मौत, 17,000 से ज्यादा केस एक्टिव। संसद की आज 19वीं बरसी है। आज के दिन संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने संसद पर हमला कर दिया था। संसद भवन की इमारत में घुसने के लिए आतंकवादियों ने सफेद रंग के एम्बेसडर का इस्तेमाल किया और सुरक्षाकर्मियों को गच्चा देने में कामयाब रहे, लेकिन उनके कदम उठाने से पहले ही सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया। पीएम मोदी ने इस दिन को याद करते हुए ट्वीट कर लिखा कि हम 2001 में इस दिन अपनी संसद पर कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूलेंगे। हम उन लोगों की वीरता और बलिदान को याद करते हैं।